सोनिया की मौत के गम में रानियां कमरे में बैठी थीं। तभी अरसलान की बड़ी बहन कमरे में आकर बोली, मैं चाहती हूं कि अरसलान कम से कम फिजा का ख्याल करते हुए उस बेशर्म औरत के चंगुल से निकल जाए। दौलत के पीछे भागना छोड़कर वह ऐसी लड़की से शादी करे जो फिजा को दिल से प्यार करे और बिखरा घर संभाले। मैं उससे तुम्हारा जिक्र जरूर करूंगी। उसकी बात पर रानियां कुछ नहीं बोली। उसकी झुकी आंखों व लाल होते चेहरे से शायद उसकी रजामंदी मिल गई थी। उसने आगे कहा, मैं जानती हूं कि अरसलान दिलफेंक है, कई लड़कियों से अफेयर चला चुका है। मैं उसे बहुत समझाती थी कि सोनिया से बेवफाई न करे, पर वह नहीं माना। इससे रानिया को लगा कि अरसलान ने मोहब्बत का जाल फेंक कर उसे भी बेवकूफ बनाया है। उसी वक्त बाहर से आवाजें आने लगी। सब लोग कब्रिस्तान से वापस आ गए थे। वह फिजा के बालों में हाथ फेरती वहीं बैठी रही। दरवाजा खटखटा करके अरसलान कमरे में आया। फिजा को देखकर बोला, फिजा तो अच्छी है ना, तुमने उसे संभाल लिया है ना? जी वह अब ठीक है। इसके बाद अरसलान ने रूखे लहजे में पूछा, तुमने आपा को क्या पढ़ाया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। रानिया चौंक कर बोली, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरी आपा के दिमाग में यह बात भरी है कि फिजा के लिए मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। रानिया, मैंने रात के अंधेरे में तुमसे जो वादे किए थे उन्हें दिन के उजाले में भूल जाओ। झूठे वादे करना मेरी आदत है, उस पर यकीन न करना। इसके बाद वह कह कहा लगाकर हंस पड़ा। रानिया उसका असली चेहरा देखकर दंग रह गई। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदगी देख ली थी। जो लड़की खुद पसंद करे उसे फंसाना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। 2 से 3 मोहब्बत भरी मुलाकातों के बाद शादी के झूठे ख्वाब दिखाकर तुम्हारा जिस्म हासिल कर लिया। बस इतना ही मेरा मकसद था। रानिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने रूही की नजर पहचानी थी, सोनिया की नजर पहचानी थी। अपने दोस्तों के जरिए रूही को अगवा करवाकर उसकी भी इज्जत लूट ली और उसके वापस आने पर ऐसी बेरुखी दिखाई कि उस मासूम ने मजबूर होकर खुदकशी कर ली। अरसलान की आंखों में हैरत थी। वह गुस्से से चीखा, यह क्या बकवास कर रही हो? यह कहानी तुम्हें सोनिया ने ही सुनाई होगी। तुम इसका कोई सबूत नहीं दे सकती। अब चुप हो जाओ और मैं कहता हूं कि तुम यहां रह सकती हो। हमारे रात के अंधेरे का ताल्लुक वैसा ही रहेगा, या फिर खामोशी से 5 लाख रुपए लेकर यहां से निकल जाओ, पर अपनी जुबान बंद रखना। मैंने तुम्हें देवता समझा था, तुम तो शैतान निकले। तुम्हारी हर बात मानती रही, यहां तक कि अपनी इज्जत भी गंवा दी, और उसका तुम यह बदला दे रहे हो मुझे। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जरा अक्ल से सोचो, तुम्हारे पास देने को अब बचा ही क्या है? यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। रानिया रो पड़ी। एक आवारा आदमी के पीछे उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। उसका दिल चाहा खुदकुशी करके मर जाए। तभी उसने सोचा कि अगर वह मर गई तो फिजा एकदम अकेली बेसहारा हो जाएगी। उसे सही मायनों में फिजा से मोहब्बत हो गई थी। वह कुछ देर सोचती रही। उसके बाद उसने एक फैसला लिया और बात करने कमरे से बाहर निकली। किचन के पास उसे अरसलान मिल गया। उसने उसे देखते ही कहा, अरसलान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, पर तुम फिजा को मुझे दे दो। यह क्या बकवास है? वह उलझकर बोला, यह बकवास नहीं है। वकील से कहकर एक दस्तावेज तैयार कराओ जिसमें लिखा हो, अगले 10 सालों तक तुम मुझे फिजा का गार्जियन रख रहे हो। मैं जहां रहूंगी फिजा वहीं रहेगी। तुम हर महीने खर्चे की रकम देते रहोगे। मैं एक फ्लैट अलग ले लूंगी। मैं तुम्हें वहीं फ्लैट दे दूंगा जहां हम मिलते थे, पर तुम वहां नहीं आ सकोगे। हफ्ते में एक बार आप बच्ची को बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, मैं वकील से बात करता हूं, उसने कहा। ठीक 11 बजे रानिया ड्राइंग रूम में पहुंच गई, जहां सब लोग इकट्ठे थे। वह एक कोने के सोफे पर फिजा को गोद में लेकर बैठ गई। वहां सोनिया के डॉक्टर और उसके दफ्तर के मैनेजर राशिदी भी थे। वकील ने वसीयत के बारे में कहना शुरू किया। वसीयत के मुताबिक जिनको यहां होना चाहिए वे यहां हैं, पर यहां ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इसलिए मिस कंजा और खाला आप बाहर चली जाएं प्लीज। ये कानूनी मामला है। कंजा ने घूर कर वकील को देखा, फिर अरसलान की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वह रोक लेगा, पर वह सिर झुकाए बैठा रहा। दोनों गुस्से से बाहर निकल गईं। वकील ने कहना शुरू किया, वसीयत 1.5 माह पहले लिखी गई थी। डॉक्टर साहब और मैनेजर राशिदी इसके गवाह हैं। इस पर सिविल जज के साइन करवा लिए गए हैं। सारा काम पक्का है। अरसलान बेचैन होकर बोला, ये सारी बातें छोड़िए, आप वसीयत पढ़कर सुनाइए।
वसीयत के मुताबिक सोनिया मैडम की तमाम जायदाद की वारिस उनकी बेटी फिजा है। वकील ने कहा, बकवास है, इतनी सी बच्ची यह बिजनेस और कारखाना कैसे चला सकती है? अरसलान ने गुस्से से कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए अरसलान मियां। इसके लिए सोनिया मैडम ने 4 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें मैनेजर राशिदी, डॉक्टर साहब, उनके पापा के दोस्त अजमल साहब और मैं शामिल हूं। हम सब के काम की निगरानी रानिया को सौंपी गई है। वकील ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरसलान ने चिढ़कर कहा, यह इस तरह हो सकता है अरसलान साहब कि सोनिया को आप पर भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि आप अपनी नई जिंदगी में मग्न होकर फिजा को भूल जाएंगे या आप उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। वसीयत में मेरे लिए क्या हुक्म है? अरसलान ने धीरे से पूछा। आपकी किस्मत का फैसला रानिया मैडम के हाथों है, क्योंकि सोनिया मैडम सारे अधिकार उन्हें दे गई हैं। वकील साहब ने कहा, कमेटी के सारे काम भी रानिया मैडम से पूछकर उनकी ही सलाह से होंगे। सोनिया मैडम एक खत भी रानिया मैडम के लिए छोड़ गई हैं। यह सुनकर रानिया मन ही मन शर्मिंदा हो गई। उसने दिल ही दिल में सोनिया का शुक्रिया अदा किया। वकील साहब ने कागजात देखकर कहा, अरसलान, आपके लिए वसीयत में खास हिदायतें हैं। आप जनरल मैनेजर राशिदी और रानिया की इजाजत से ही ऑफिस जा सकते हैं और इनकी मर्जी से ही आपको काम मिलेगा। एक खास शर्त उन्होंने यह रखी है कि इस कोठी में आप तभी रह सकते हैं जब आप रानिया जी से शादी कर लेंगे और बाहर कोई अफेयर नहीं चलाएंगे। अरसलान गुस्से से तिल मिलाकर बोला, यह आप सबकी मिली भगत है। आप सब ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं इसके खिलाफ अदालत जाऊंगा। अरसलान साहब, आप कोर्ट जाने की तो बात भी ना करें। मेरे पास इसकी रिपोर्ट मौजूद है कि सोनिया जी को दवा के कैप्सूल में जहर दिया गया था। डॉक्टर साहब बोले। यह सुनकर अरसलान डर कर चुप हो गया। सोनिया ने एक खत रानिया के लिए भी लिखा था। उस खत को पढ़ने के लिए वह दूसरे कमरे में चली गई। खत खोलकर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी दोस्त रानिया, शायद मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पर मुझे यकीन है कि मोहब्बत में तुम सब निभा लोगी। अरसलान सिर्फ दौलत से प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे अपनी वसीयत में कुछ नहीं दिया है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके झांसे में ना आओ और मेरे बिजनेस से उसे दूर रखो। वह एक बेवफा अय्याश इंसान है। रानिया ने इतना ही पढ़ा था कि उसे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। देखा तो अरसलान सामने खड़ा था। वह धीरे से बोला, रानिया, मैं अपनी भूलों का प्रायश्चित करता हूं। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सारी उम्र मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, यह वादा है। अरसलान, मेरा दिल सोनिया जितना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं एक फैसले पर पहुंच गई हूं। यह फैसला मैं सबके सामने सुनाना चाहती हूं। कहकर रानिया ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। वह पीछे चलते चलते गिड़गिड़ाया, रानिया, मुझे एक मौका दो। मेरे पास अब तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम किसी से शादी तो करोगी ही, फिर मैं क्या बुरा हूं? देखो, मैं फिजा का बाप हूं। कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखो। मैंने इनकार नहीं किया है अरसलान, अभी मेरा फैसला सुनाना बाकी है। वह बोली। ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। वकील साहब ने कहा, मिस रानिया, हम सब आपका फैसला जानना चाहते हैं। रानिया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सपनों में रहने वाली एक आम सी लड़की थी। मैंने भी अरसलान साहब जैसे खूबसूरत इंसान को अपने ख्वाबों में बसाया था। जब यह भी मुझ पर मेहरबान हुए तो मैंने इन्हें देवता समझकर इनकी हर बात मानी, पर मुझे नहीं पता था कि यह देवता के रूप में एक शैतान है। रानिया, मेरी बात सुनो, अरसलान ने बीच में टोका। अरसलान साहब, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अरसलान को चुप कराते हुए रानिया बोली, सब कुछ लुट जाने के बाद आज मेरी आंखें खुली तो अरसलान साहब चाहते हैं कि मैं वही गलती दोबारा करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी मंजिल फिजा की अच्छी देखभाल और बेहतरीन परवरिश है। रानिया का फैसला सुनकर अरसलान का चेहरा लटक गया। उसने आगे कहा, अरसलान साहब, हर सूरत में आप आज शाम 5 बजे से पहले यह घर छोड़ देंगे, और जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे ये तमाम लोग यहीं रहेंगे। फिजा की गार्जियन होने के नाते उसकी हिफाजत के लिए यह मैं जरूरी समझती हूं। अरसलान एकदम से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, यह मेरा घर है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, और तेरी तो औकात ही क्या है? रानिया ने वकील की तरफ देखकर कहा, वकील साहब, इन्हें बताइए कि जब तक फिजा बालिग नहीं हो जाती तब तक इस घर की मालिक मैं हूं और उसकी भलाई और हिफाजत के लिए मेरा यह फैसला जरूरी है। वकील ने सख्त लहजे में कहा, अरसलान साहब,
आप वसीयत लागू करवाने में जरा सी भी अड़चन डालेंगे तो हम पुलिस व कोर्ट की मदद लेंगे। फिर आपका क्या अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं। अरसलान बैठ गया। रानिया ने कागजात देखते हुए कहा, अरसलान साहब, आप अपने साथ अपनी जरूरत की चीजें ले जा सकते हैं। अगर आप इसी शहर में रहना चाहते हैं तो मैनेजर राशिदी आपको हर महीने 10,000 रुपए देंगे, और अगर आप दुबई वाले ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो हर माह आपको तनख्वाह 4,000 दरहम मिलेगी। रहने का इंतजाम ऑफिस की तरफ से होगा। यह आपकी मर्जी है, जहां आप जाना चाहें। अरसलान के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने मरी सी आवाज में कहा, मैं दुबई के ऑफिस जाना चाहूंगा। राशिदी साहब, आप अरसलान साहब को दुबई भिजवाने का इंतजाम करा दीजिए। इन्हें खर्च वगैरह दे दीजिएगा। मैं काम से बाहर जा रही हूं, 5 बजे तक आ जाऊंगी। तब तक घर साफ हो जाना चाहिए। रानिया ने मजबूत लहजे में कहकर फिजा को गोद में लिया और बाहर निकल गई। राशिदी उसे बाहर तक छोड़ने आए। चलते चलते उन्होंने कहा, मैडम, यह अच्छा हुआ कि वह दुबई जा रहा है। वहां का जीएम बहुत तेज है, वह उसे सही तरीके से हैंडल करेगा और हमारी भी परेशानी खत्म हो गई। हाँ राशिदी साहब, सोनिया जी ने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर वह यहीं रहता तो दिमाग पर एक बोझ सा रहता। रानिया ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, कब्रिस्तान चलो। राशिदी ने सोचा कि सोनिया के पास जाकर उसके एहसानों का शुक्रिया अदा करेंगी। कब्रिस्तान में सोनिया की कब्र के पास बैठकर रानिया ने कहा था कि अब वह ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर खड़ी है। वह फिजा की पूरे दिल से देखभाल व परवरिश करेगी, उसे मां का प्यार देगी, कभी पीछे मुड़कर मोहब्बत की तरफ नहीं देखेगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। यही उसका मरहूमा सोनिया से वादा था।